हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है डिफरेंट लेवल्स इन पोस्ट ऑफिसेस, यानी कि 17 जून 2022 को पीए का जो भर्ती के जो नियम है पीए एसए के, उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे और उसमें लेवल्स का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा था। यानी कि जो लेवल्स 1, 2, 3 है उनके जिक्र ज़्यादा थे और उनको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि रूल्स को लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसे क्या करना होता है। बेसिकली जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको हम लोग आज जानेंगे कि कौन सी पोस्ट किस लेवल के अंदर आती है, उसके बारे में जानेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रूल्स है वो आपको ईजिली समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि कौन किस लेवल में आता है। तो लेवल 1 में कौन आते हैं, यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है लेवल 1 से। और एक छोटा सा पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूँ, जीडीएस को किसी भी लेवल में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहला है लेवल 1। लेवल 1 में कौन कौन लोग आते हैं? तो जो लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत कारपेंटर, मशीन मैन, वाइंडर, पेंटर, स्टाम्प बेंडर, जमादार, मोटरसाइकिल मैकेनिक, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर, पेंटर, जॉइंटर, टायरमैन, अपहोल्स्टर, ब्लैक स्मिथ, टिन एंड कॉपर स्मिथ, यानी कि इतने सारे जो लोग हैं, ड्रेसर वगैरह, ये सभी जो लोग हैं, ये जो पोस्ट हैं वो लेवल 1 के अंतर्गत आती हैं। रिकॉर्ड कीपर एमएमएस में जो लोग होते हैं वो भी लेवल 1 में आते हैं। एमटीएस भी लेवल 1 में आता है और उसी के साथ साथ केयर टेकर कम खानसामा और शॉर्टर जो होते हैं वो सभी लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं। लेवल 2 में कौन कौन है? लेवल 2 में है सबसे पहले हाईली स्किल्ड आर्टिशियंस, ग्रेड 3 के जो लोग हैं वो लेवल 2 में आते हैं। टेक्निकल पोस्टल असिस्टेंट ग्रेड 2, पोस्टल मशीन असिस्टेंट ग्रेड 2, एलडीसी, लिफ्ट ऑपरेटर, वेंड्री असिस्टेंट्स, डिस्पैच राइटर, इलेक्ट्रीशियंस, टर्नर एमएमएस, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ड्राइवर जो कि ग्रेड 3 के हैं वो लेवल 2 में आते हैं। और इसी के साथ साथ में लेवल 3 में कौन है? लेवल 3 में आते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में हम लोगों ने जान लिया था और जो रूल्स थे उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ में भी आए होंगे। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि जो लोग लेवल 3 में है, यानी कि जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट में है, उनकी जो डायरेक्ट सर्विसेज है, यानी कि उनका रिक्रूटमेंट अगर डायरेक्ट हुआ है तो उनको 3 वर्ष में पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वो प्रमोट होकर भी आए हैं तो भी उनको डायरेक्ट 3 इयर्स अगर उन्होंने लेवल 3 में कंप्लीट कर लिए हैं तो भी पीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं अगर वो प्रमोट होकर आए हैं, चाहे L1 से आए हों, चाहे L2 से आए हों, चाहे L3 से आए हों, यानी कि L1 प्लस L2 से अगर वो प्रमोट होकर के आए हैं, इन दोनों में से एक में से अगर आए हैं या दोनों में से आए हैं, तो L1, L2 और L3 की जो सर्विस है टोटल, अगर वो 5 साल की हो जाती है, यानी कि L1, L2 और L3 में अगर किसी ने सर्विस लगातार 5 साल कर ली है तो भी वो लोग पीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो एमटीएस से जो लोग पीए पोस्टमैन की पोस्ट पर हैं, एमटीएस से पोस्टमैन की पोस्ट पर हैं, तो उनकी जो सर्विस है वो एमटीएस में भी काउंट की जाएगी और पोस्टमैन की भी काउंट की जाएगी। वहीं अगर कुछ लोग लेवल 2 से प्रमोट होकर के गए हैं, यानी कि उनका चयन L2 में हुआ था और L3 में भी वो सर्विस कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 5 वर्ष है, यानी कि 5 साल सर्विस कर ली है तो भी वो पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ के साथ में जो लोग डायरेक्ट लेवल 3 में आए हैं, उनको अगर 3 साल अगर हो चुके हैं तो भी वो पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं या जिनका प्रमोशन हुआ है, वो किसी भी तरीके से अपनी जो सर्विसेज है वो 5 साल करते हैं कंबाइंड में, या फिर सिंगल L3 लेवल में 3 वर्ष अगर कंप्लीट करते हैं तो वो लोग पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। साथ के साथ में दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में है कि जो लोग L2 में हैं और उनको L2 में जॉब करते हुए 5 साल हो गई हैं, या जो लोग L1 से L2 में गए हैं, यानी कि L1 प्लस L2 की जो सर्विस है वो अगर 5 साल हो जाती है तो उस केस में भी वो लोग
पीए के पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं जो लोग L1 में हैं, L1 में जिनका चयन हुआ है, अगर उनको रेगुलर जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं तो वो भी पीए के एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे। वहीं कुछ लोग जो कि L1, L2 प्लस L3 प्लस GDS, यानी कि जो लोग GDS में थे उनका चयन MTS में हुआ हो या L2 में हुआ हो, चाहे L3 में हुआ हो, अगर इनकी जो टोटल काउंटिंग है सर्विसेज की L1 प्लस L2 या L3 प्लस GDS, अगर ये 8 वर्ष हो जाती है तो भी वो लोग पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। किसी की सर्विस जो कि पहले GDS में थे वो L1 में गए हैं, टोटल सर्विस उनकी 8 साल की हो गई, वो पीए के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनकी सर्विस GDS L2 में गए थे उनकी जो टोटल है वो 8 साल की सर्विस हो जाती है, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। या जो लोग GDS से L3 में गए हैं और GDS प्लस L3 की जो सर्विस है वो 8 साल हो जाती है, तो भी वो पीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सिंपल जो पॉइंट्स में इसे सिंप्लीफाई करने की बात जो है उसको देखता हूँ मैं। जो लोग GDS में थे, जो लोग GDS में थे या GDS में हैं, जो लोग फिलहाल GDS में हैं, 17 जून 2022 से पहले GDS में हैं, उनको 5 साल कंप्लीट करनी है और वो पीए के एग्ज़ाम में दे सकते हैं। वहीं कोई जो GDS से प्रमोट होकर के MTS में जाता है और वो पीए के एग्ज़ाम के लिए कब एलिजिबल होगा, जब वो MTS में 5 साल जॉब कंप्लीट कर लेंगे तब, या फिर GDS प्लस MTS टोटल 8 साल उनका कंप्लीट हो जाता है तब वो पीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग MTS में 5 साल सर्विस कर सकते हैं उनको GDS की उनकी अगर सर्विस काउंट भी ना की जाए तो भी वो पीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अगर काउंट भी करेंगे तब भी बैठ सकते हैं। जो लोग GDS में हैं और पोस्टमैन में गए हैं, GDS से पोस्टमैन में गए हैं, तो GDS से पोस्टमैन जाने का जो समय है वो भी तो 5 ईयर है, और पोस्टमैन टू पीए में बैठने का जो समय है वो भी तो 3 ईयर है। अगर उनकी जो सर्विस है GDS से अगर डायरेक्ट देखेंगे तो 8 साल होगी, पोस्टमैन से अगर पीए में जाते हैं तो भी 3 साल है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि GDS था, चाहे वो MTS में चला जाए या पोस्टमैन में चला जाता है या मेल गार्ड में चला जाता है, तो उनको भले ही उनको 8 साल सर्विस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MTS टू पीए भी 5 साल है, GDS टू MTS 3 साल है, तो टोटल ऑटोमेटिक ही उनका 8 साल से ज़्यादा सर्विस हो जाती है, तब वो पीए का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि GDS की सर्विस को भी अगर काउंट ना करते तो भी MTS टू पीए 5 साल ही था, पोस्टमैन टू पीए 3 वर्ष ही रहने वाला था, और काउंट भी कर लेंगे तब भी उनको टोटल 8 साल ही होगा। कहने का मतलब है, सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जो लोग GDS में हैं उनको अगर पीए बन रहा है, चाहे वो डायरेक्ट पीए बने, चाहे वो प्रमोट होकर के MTS या पोस्टमैन में गए हैं, उनको भी 8 साल का समय लगने वाला है। इसमें इससे कम समय नहीं लगने वाला है। लेकिन जो लोग फिलहाल में GDS में है, फिलहाल में GDS में है, 17 जून 2022 से पहले के जो लोग GDS में है उनको लिए 5 ईयर्स का समय है, वो गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर उनको विशेष छूट दी गई है 3 साल की। तो कहने का मतलब है कि इसमें GDS का किसी भी प्रकार से लॉस नहीं हो रहा है। प्लस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें वो भी 10+2 है GDS के लिए, और अपर एज लिमिट है वो भी 40 ईयर्स की है, वहाँ भी इनको एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यानी कि जो लोग GDS में हैं फिलहाल, उनके लिए जो रूल्स हैं 2022 के जो कि लागू किए गए हैं, इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं है, और वो लोग ज़्यादा बेनिफिट में हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अभी फ़िलहाल MTS में प्रमोट होके गए हैं, या जो लोग फिलहाल पोस्टमैन में प्रमोट होके गए हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये लोग रखते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग नए आने वाले हैं, उनको भी किसी भी प्रकार से लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि GDS से अगर पोस्टमैन में भी जाते हैं तो भी 5 साल है, GDS से MTS में जाते हैं तो भी 3 साल है, और यहाँ से PA में जाना है तो 5 साल है। यानी कि टोटल 8 साल की सर्विस हो जाती है GDS से लेकर के PA में आने में। तो जो लोग GDS से डायरेक्ट PA बनेंगे या पोस्टमैन या MTS में प्रमोट लेने के बाद में
फिर पीएम का एग्ज़ाम देते हैं तब भी उनको 8 ईयर का समय लगने वाला है, तो उनको किसी भी प्रकार से कोई लॉस नहीं है। इसलिए आप नेगेटिव थिंकिंग ना लेके चलें, कैलकुलेशंस को अपने साथ में लेके चलें और आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपको फ़ायदा होने वाला है 10+2 वाला, 40 ईयर्स की एज लिमिट वाला, और उसी के साथ साथ में आपको जो लोग 17 जून से पहले के हैं उनको 3 ईयर्स का फ़ायदा होने वाला है, और जो लोग 17 जून 2022 के बाद में आने वाले हैं उनको भी किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला है। ये है हमारी कैलकुलेशंस, और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।